डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओपीएससी एडब्ल्यू का एग्जाम अभी शेड्यूल्ड है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का दिसंबर में, और उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये सिलेबस में है। अराउंड सारे सब्जेक्ट्स का जो वेटेज था उतना ही इसका भी वेटेज है। अराउंड 10 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से पूछे गए थे, तो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट। यहाँ पर हम थ्योरी भी कवर करेंगे, एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बट बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें गेट लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी है। ये जो कोर्स है ये टारगेट कर रहा है जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में अप्लाइड मैकेनिक्स के, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन बेसिक है क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वो ब्रांच साइंस की जिसमें कि कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है, मोशन में है, उस पर कोई फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो वो कैसे उसमें रिएक्ट करेगी, स्टॉप हो जाएगी, मोशन में रहेगी, कैसे एक्सलेट होगी, रिटार्ड होगी। ये सारी की सारी जो स्टडी करते हैं कि फोर्सेस के कारण कैसे एक्शन आएगा बॉडी में, जो पार्टिकल है उस पर, ये सारा का सारा पढ़ेंगे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। यहाँ पर हम एक कंसेप्ट कंसिडर करते हैं रिजिड बॉडी। टर्म हम काफी बार यूज करेंगे। रिजिड बॉडी से हमारा सिग्निफिकेंस क्या है कि कोई भी फोर्सेज हम लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने देखा होगा कि हम स्लोप निकालते हैं, डिफ्लेक्शन निकालते हैं, तो वहां पर हम रिजिड बॉडी नहीं कंसिडर कर रहे हैं। रिजिड बॉडी में फोर्सेस लगाते हैं तो वो मूव हो सकती है एज ए होल, बट डिफॉर्म नहीं होगी वो। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, वही जो आपने +1 की फिजिक्स में पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ। यहाँ पर इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि सेकंड लॉ क्या है। स्टेटमेंट देके पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा लॉ है न्यूटन्स का। यहाँ पर कहीं पर एप्लीकेशन पूछ लिया जाएगा कि ये यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है तो ये न्यूटन्स का कौन सा लॉ है। तो इनका ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। फर्स्ट में क्या है, कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी है वो उतनी ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स हम नहीं लगाए। क्या होगा, फोर्स हम लगाते हैं, फोर्स होता है F = m × a, तो फोर्स लगाते ही एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेट होगी, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। अगर रिटार्डिंग है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो रिटार्ड होगा। जैसे आप गाड़ी चल रही है, आप ब्रेक लगाते हो तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वहां पर कुछ वेलोसिटी थी आपकी जो धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। और अगर कुछ भी हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इट मीन्स रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, वेलोसिटी से किसी से मूव कर रही है तो वो सेम वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, कि जो भी एक्सेलरेशन होगा गिवन पार्टिकल पर वो डिपेंड प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली जो भी फोर्स हमने यहाँ पर अप्लाई किया उसके। और दिख भी रहा है आपको F = होता है में, तो जो ही हम फोर्स लगाएंगे बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा एक्सेलरेशन, ये डिपेंड करेगा फोर्स और मास पे। फोर्स बहुत ज्यादा है, मास बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। फोर्स कम लगा है, बहुत हैवी बॉडी है कोई, तो एक्सेलरेशन कम देखने को मिलेगा। बट एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर, सॉरी, जो फोर्स और एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। थर्ड है न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो है वो है कि जो भी एक्शन है उसका एक अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब हम चलते हैं तो जो हमारे पैरों के नीचे जमीन है, जो फर्श है, हम उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं, हम उसको पीछे की तरफ पुश करते हैं, वो हमें आगे की तरफ पुश करता है और हम आगे मूव करते हैं। कभी स्लिपरी सरफेस है, आपने वहां पे पैर रखा, आपने उसको पुश किया, उसने आपको आगे की तरफ पुश नहीं किया। आगे की तरफ हमें पुश मिलता है, वो मिलता है फ्रिक्शन के कारण। स्लिपरी सरफेस है, फ्रिक्शन वहां पे नहीं लग रहा है, तो जो ही आपने पैर से पीछे की तरफ धक्का दिया, आप आगे चलने के बजाय पीछे चले जाते हो, गिर जाते हो। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका एग्जाम्पल ये काफी बार पूछा जाता है कि जब बुलेट चलाते हैं हम गन से, तो क्या होगा कि बुलेट है वो आगे की तरफ जाएगी, इट मीन्स गन है वो बुलेट को आगे की तरफ धक्का दे रही है, और बुलेट है वो उसमें अपोजिट गन को पीछे की तरफ धक्का देगी, ताकि जब बुलेट को मतलब गन को हाथ में पकड़ के हम बुलेट छोड़ रहे होते हैं तो क्या होगा, हमारा हाथ है वो पीछे की तरफ पुश होगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आता है। इसके क्वेश्चंस आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे,
बट फिर भी एक छोटा सा फॉर्मूला है तो याद रख लेने में क्या ही हर्ज है। ये कहता है कि कोई m1 मास है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, उनके बीच की डिस्टेंस है उसको स्मॉल r से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये दोनों मासेज हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कितने फोर्स से, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अर्थ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट है उन पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे होते हैं, ये तो हमें पता ही है। अब क्या होता है, ये तो जैसे अर्थ सरफेस है और जैसे कि इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसके कंपेरेटिवली बहुत छोटे होंगे। अब नॉर्मली भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक बुक रखी है, एक दूसरी बुक रखी हुई है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे होते हैं, बट यहाँ पर m की वैल्यू इतनी कम है कि वो सिग्निफिकेंट नहीं रहता। वहीं पर अर्थ सरफेस और एक दूसरे हम ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें तो अर्थ सरफेस का मास बहुत ज्यादा है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है। ये जो जी है ना यहाँ पे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू काफी स्मॉल होती है। तो फोर्स सिग्निफिकेंट होने के लिए मास है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होना चाहिए। तो इसमें पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस के कैसे रिलेटेड होगा, तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम लगेगा। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि कोई दो फोर्सेज हैं, ये एक फोर्स है F1, ये दूसरा फोर्स है F2। इनको अगर मैं पैरेललोग्राम की साइड्स के अलोंग है, ये पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स है वो 4 है और उसमें आमने सामने की साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल है, इनकी लेंथ इक्वल है। और ये वाली जो साइड्स हैं ये भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये इक्वल है, तो ये होता है पैरेललोग्राम। अब कोई दो फोर्सेस इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स के अलोंग है, ये फोर्स F1 है, ये दूसरा फोर्स है F2, ये इस साइड के अलोंग है, ये इस साइड के अलोंग है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या होगा, ये वाला पॉइंट। इससे जो डायगोनल बनेगा, आपको दिख रहा होगा कि ये पैरेललोग्राम जो हमने बनाया है, ये वाला पैरेललोग्राम, इसमें दो डायगोनल है। एक तो ये ब्लैक सुजमन जो शो किया हुआ एरो से, ये डायगोनल है, दूसरा ये वाला डायगोनल है। तो कौन सा डायगोनल हमें लेना है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है, वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या होगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, हमें देखना है कि इसमें कैसे इफेक्ट आएगा फोर्सेस का, मतलब कैसे एक्सीलरेट होगी, कितना मैग्नीट्यूड उसका रहेगा। तो डिफरेंट फोर्सेस का हम कंबाइंड रिजल्ट देखने के लिए हम पहले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट निकालने के बाद फिर हमारा जो एनालिसिस पार्ट है वो काफी इजी हो जाता है। तो काफी जगह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। दो फोर्सेस हो सकते हैं, मल्टीपल फोर्सेस हो सकते हैं। अब अगर दो फोर्सेस हैं तो हम कैसे उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, अगर वो एक पैरेललोग्राम की साइड्स के अलोंग है तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे जो रिजल्टेंट होगा उसको। फोर्स की डायरेक्शन इसकी ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो डायगोनल की डायरेक्शन ये होगी, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये कहता है कि कोई बॉडी है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन की जो डायरेक्शन है उसमें हम फोर्स को अगर दूसरी जगह भी प्लेस कर देते हैं तो इफेक्ट है वो सेम रहेगा। कैसे, जैसे कि ये एक बॉडी है, इसमें यहाँ पर एक मैंने फोर्स लगाया हुआ है F, वो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, तो ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि इस फोर्स को मैं एक यहाँ पे बी के बजाय अगर ए पे रख देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, तो भी इसका जो फोर्स का इफेक्ट आएगा रिजिड बॉडी पर वो सेम आएगा। तो ये है ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि सेम ही इफेक्ट आएगा, इसमें भी ये इधर इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा था तो इधर की तरफ एक्सीलरेशन देगा और इसमें भी बॉडी को इधर की तरफ ही एक्सीलरेशन देगा। लेकिन कहीं कहीं पर ये नहीं एप्लीकेबल होता है, जब होल बॉडी का हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो वहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस आ रहे हैं हमें उनको स्टडी करना है तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है ये नहीं एप्लीकेबल होगा। हम देखते हैं कैसे, जैसे कि ये एक बॉडी है, इस पे इस तरीके से दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब मैंने माना कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से
मैंने इस फोर्सेज को रिप्लेस कर दिया। P1 यहाँ लग रहा था, मैंने P1 को यहाँ ले गई। P2 यहाँ पर ऐसे लग रहा था, मैंने P2 को यहाँ पर ऐसा लगा दिया। इसका होल बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्सेलरेशन है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इंटरनल स्ट्रेसेस की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। वहीं पर इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, पुश कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो इंटरनल स्ट्रेसेस में ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है एक बहुत सिंपल सा टॉपिक जिस पर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली जो भी स्टेट एई और जेई के एग्जाम्स हैं उनमें। एक होता है कोप्लानर फोर्सेस, एक होता है कॉनकरेंट फोर्सेस। तो इनको समझना है हमें। कोप्लानर फोर्सेस क्या होते हैं, ए नंबर ऑफ फोर्सेज जो कि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं उनको हम कोप्लानर बोलेंगे। नाम से भी पता चल रहा है कि सेम प्लेन में जो फोर्सेज हैं वो कोप्लानर फोर्सेज हैं। कॉनकरेंट फोर्सेज वो होते हैं जो कि एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट पर, वो सारे फोर्सेज हैं, उनको बोला जाता है कॉनकरेंट फोर्सेज। अब एक पिक्चर की हेल्प से इनको समझते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मैं बनाती हूँ फोर्सेज F1, F2, दिस इज F1 एंड F3। F1 और F2 यहाँ पर कोप्लानर है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वहीं पर F3 है, वो वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है, तो वो कोप्लानर नहीं है F1 और F2 के साथ में। F3 और F4 है, ये F4 है, F3 और F4 कोप्लानर है। अब कॉनकरेंट की अगर हम बात करें तो F1 और F2 कॉनकरेंट फोर्सेज हैं। इसी के साथ में अगर ऐसे मैंने फोर्स लगाया कोई F5, तो मैं कह सकती हूँ F1, F2, F5 तीनों कॉनकरेंट फोर्सेज हैं। लेकिन ये मैंने अगर दूसरा फोर्स शो किया है F6, क्या F6 इनके साथ कॉनकरेंट फोर्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि इनका जो कॉमन पॉइंट है ये, इस पॉइंट से ये F6 पास नहीं हो रहा है। तो फोर्सेज कोप्लानर हो सकते हैं, कॉनकरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि F1, F2, F5 की मैं बात करूं तो ये कॉनकरेंट फोर्सेज हैं। यहाँ पर अगर मैं F1, F2, F5 और F6 की बात करूं तो चारों कोप्लानर फोर्सेज हैं, बट कॉनकरेंट फोर्सेज नहीं है। वहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 फोर्सेज हैं जो कि कोप्लानर नहीं है बट कॉनकरेंट है। जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसा F4 और F3 तो कॉनकरेंट है, कोप्लानर भी हैं, बट इन्हीं के साथ में एक ऐसा फोर्स मैं बना सकती हूँ जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। जो लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिख रही है, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं एक फोर्स बनाती हूँ जो कि इस पॉइंट से पास हो, तो वो F3 और वो फोर्स कॉन्करेंट होंगे, बट ये कोप्लानर नहीं है। तो चारों ही पॉसिबिलिटी है, कोप्लानर कॉन्करेंट हो सकते हैं, कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट हो सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम सिर्फ कॉन्करेंट फोर्सेज का ही रिजल्टेंट निकालने को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। मतलब फोर्सेज हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तो जो पैरेललोग्राम वाला लो हमने भी पढ़ा, वो यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। डायग्रामेटिकली तो हम कह ही सकते हैं कि ये अगर एक फोर्स को डिनोट कर रहा है, पैरेललोग्राम की दूसरी साइड दूसरे फोर्स को डिनोट कर रही है, तो इसका डायगोनल है मैग्नीट्यूड और दोनों ही डायरेक्शन में रिजल्टेंट को डिनोट करेगा। बट आप हर जगह पैरेललोग्राम तो बना के नहीं देख सकते हो, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो फिर भी सिंपल है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस एल्फा, एल्फा पी और क्यू के बीच का एंगल है, आर है वो ये रिजल्टेंट है, ये वाला आर है। ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये थीटा एंगल बना रहा है पी के साथ में। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी कि वो पी जो फोर्स है उससे थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा इक्वल होगा क्यू इंटू साइन एल्फा प्लस पी प्लस क्यू कोस एल्फा। मतलब पी के साथ अगर हमें एंगल निकालना है तो हम क्यू वाली टर्म ऊपर लेंगे, क्यू साइन एल्फा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कोस एल्फा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ से। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। तो पैरेललोग्राम के जैसे ही ये भी एक डायग्राम वाला ही मेथड है। ये क्या कहता है कि ये अगर P है एक फोर्स, ये इस डायरेक्शन में है, इसी एक ट्राइंगल की साइड को डिनोट कर रहा है,
दूसरा फोर्स भी ट्राइंगल की साइड में ही है इस तरीके से। तो इनका रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के इक्वल होगा। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे कि इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन ये थी, तो इसकी डायरेक्शन आइडियली तो ये होनी चाहिए अगर हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंटीक्लॉकवाइज तो। बट यहाँ पर ये ट्राइंगुलर लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड में तो थर्ड साइड के इक्वल होगा, बट डायरेक्शन रिजल्टेंट की अपोजिट होगी। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन अब यहाँ पर ये वाली होगी, ये नहीं होगी। कैसे होगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो है ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसकी जो आइडियली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए डायरेक्शन होती है इस साइड की, उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड है वो होगा थर्ड साइड जो है उसके इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब यहाँ पर भी फॉर्मूले दिए गए हैं, रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला दिया है, बट यहाँ पर बीटा ले रहे हैं वो ये वाला एंगल लेंगे। आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं, पैरेललोग्राम में जो मैंने दो फॉर्मूले बताए आप वो याद रखो, उनसे हो जाएंगे क्वेश्चंस। यहाँ पर एक ये और दिया गया है कि P है ये डिवाइडेड बाय साइन गामा, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है बेसिकली, जो कि यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी, इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन एल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन बीटा। तो ये याद रखना है। इसके बाद में एक होता है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। अभी तक तो हमने ये ग्राफिकल जो मेथड देखे ये दो फोर्सेस के लिए थे, लेकिन क्या हुआ अगर दो से ज्यादा फोर्सेस हैं, तो उस केस में रिजल्टेंट निकालने के लिए लॉ ऑफ पॉलीगन का लगेगा मेथड। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, दिस इज F3 एंड दिस इज F4। इनका रिजल्टेंट निकालना है तो बोल रहे हैं यहाँ पर भी ग्राफिकल मेथड के जैसे ही पॉलीगन बना दो। सबसे पहले F1 ऐसे है, हमने इसको ऐसे कैसे रख दिया, F2 यहाँ पर था, F2 यहाँ पर ऐसे था, तो हमने F2 को यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया। पॉलीगन की साइड्स का मैग्नीट्यूड है, सॉरी पॉलीगन की साइड्स हैं, उनकी लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको, और डायरेक्शन है वो एज इट इज रहेगी। मतलब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में F लग रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी पॉलीगन की डायरेक्शन साइड की डायरेक्शन होगी। F3 को हमने यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, ये F4 हो गया। तो लॉ ऑफ जो पॉलीगन ऑफ फोर्सेज है वो ये कहता है कि इनका जो लास्ट वाली क्लोजिंग साइड है वो रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट को। यहाँ पर हमने चार फोर्स लिए हैं, चार से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये F1, F2, F3, F4 चारों का रिजल्टेंट होगा ये लेंथ डिनोट करेगी उसके मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। ट्राइंगुलर में डायरेक्शन रिवर्स थी, अपोजिट थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो पॉलीगन के सारे डायरेक्शंस हैं उसी के अलोंग ही रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये रिजल्टेंट होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा, और आर जो इस साइड की जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड होगी। एक लामीज थ्योरम है जिस पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लामीज थ्योरम कहती है कि तीन कोई फोर्सेज हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब रिजल्टेंट उनका जीरो है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला। ये कहता है कि P अपॉन साइन एल्फा, P अपॉन ये वाला एंगल डिवाइडेड बाय Q, दिस डिवाइडेड बाय ये इसके अपोजिट जो एंगल है वो, इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय साइन गामा। तो मतलब ये अगर फोर्स ले रहे हो तो ये वाला एंगल लोगे, अपोजिट साइड वाला, ये है, ये इक्वल होते हैं। इस पे क्वेश्चंस तो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बट लामीज थ्योरम क्या है, इसे क्या कैलकुलेट करते हैं, कहाँ अप्लीकेबल होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे हमें रिजल्टेंट निकाला हमने दो फोर्सेस का कि ये F1 है और ये F2 है। इनका रिजल्टेंट आपने निकाला कि इधर इनका कुछ रिजल्टेंट आ रहा है F। इसका अपोजिट भी करना हो सकता है कि फोर्स आपको पता है और आप उसके कंपोनेंट निकालो, तो F के आपको डिफरेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने पड़ सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये एंगल, बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, उन सब पे ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, डिपेंड करेगा इनके मैग्नीट्यूड कि किस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट ले रहे हैं। अब पैरेललोग्राम की डायरेक्शन के अलोंग भी कंपोनेंट ले सकते हो, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये रिजल्टेंट है, तो इस दोनों डायरेक्शन में आप ये कंपोनेंट निकाल लो, बट इसकी जरूरत तो जनरली पड़ती नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट है जिसका यहाँ पर भी यूज होता है, और आगे भी आपके सारे सब्जेक्ट्स में जैसे सर्वे वगैरह में काफी ज्यादा यूज होता है, और आई होप आपको पता भी होगा। नहीं है तो मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ हिंट, कि आपको ऐसे याद रख लेना इसको। जैसे कि कोई फोर्स है F, इसको आपको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने हैं, मतलब X और Y डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने हैं।
एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों हमें कंपोनेंट निकालने हैं। यहाँ पर अगर ये थीटा बन रहा है तो ये एफ एक्स है, ये होगा एफ कोस थीटा, और ये एफ वाई होगा एफ साइन थीटा। मतलब किसी भी फोर्स के दो डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट लेने हैं, वो दोनों डायरेक्शन जिसमें हम कंपोनेंट ले रहे हैं वो दोनों अगर 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे से, तो उस केस में हम ये डायरेक्टली एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है कि दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग फोर्सेस लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसके इक्वल होगा। तो डायगोनल होगा जो पैरेललोग्राम का विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक फोर्स ये है, दूसरा ये है, तो इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डायगोनल पास हो रहा है उसके इक्वल होगा, तो डी होगा आंसर। बाकी ऑप्शंस में ऐसे कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन है नहीं, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड तो कुछ नहीं है, डिपेंड करेगा फोर्सेस पे। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये इस वाले डायगोनल को रिजल्टेंट बोल रहा है, जो कि नहीं होता है, ये वाला डायगोनल होता है रिजल्टेंट। हाफ ऑफ द सम ऑफ डायगोनल यूजलेस ऑप्शन है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो फोर्सेस पी और क्यू हैं, एक्ट कर रहे हैं एक एंगल थीटा पे, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, याद रखना होगा, ये फॉर्मूला है डी। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है कि दो फोर्सेज हैं पी एंड क्यू, एक एंगल थीटा है उस पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब ये पी इधर है और इधर कुछ क्यू है, इनके बीच का एंगल है ये है थीटा, और रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पी, मतलब ये पी के साथ रिजल्टेंट ऐसा जा रहा है और ये एंगल यहाँ पर अल्फा बना रहा है, तो टेन अल्फा किसके इक्वल होगा। ये मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया था। इनके डेरिवेशंस मैं आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देना भी मुझे लगता है कि काम का नहीं है, आपके लिए टाइम वेस्टिंग है और अननेसेसरी माइंड में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि ये डिराइव कैसे होते हैं ये कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता, वहां पर जस्ट आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये आना चाहिए। तो ये हमने देखा था कि P के साथ अगर हमें एंगल निकालना है तो होगा Q साइन एल्फा अपॉन P प्लस Q कोस एल्फा। ये भी ध्यान रखना, ऊपर साइन आएगा नीचे कोस आएगा, तो B हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉरी एल्फा की जगह थीटा आ जाएगा, ये तो आई होप समझ आ गया होगा आपको कि बीच वाला एंगल लेते हैं हम, यहाँ पर जो एंगल लेते हैं वो, तो पहले हमने जो फॉर्मूला देखा वहां पर हमने अल्फा की फॉर्म में लिखा था, अभी थीटा है तो थीटा लिख दो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो इक्वल फोर्सेज हैं, मैग्नीट्यूड P है, थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में, बस फॉर्मूला ही लगाना है और एक फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी लगाना होगा। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्योंकि क्यू भी पी ही है, इंटू 2p इंटू पी इंटू कोस थीटा, 2p स्क्वायर प्लस कोस थीटा, 2p स्क्वायर इंटू इसमें भी 2p स्क्वायर आएगा, 2p स्क्वायर को अगर आप बाहर ले लो तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि 1 प्लस कोस थीटा विल बी इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इससे हम रिप्लेस करेंगे तो 2p स्क्वायर इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर p स्क्वायर था, इसका अगर आप r निकालने के लिए रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, p आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा, और डी आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि P एंड Q दो फोर्सेज हैं, P है वो Q से ग्रेटर है, सेम मैग्नीट्यूड मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में लग रहे हैं, मतलब एक P ऐसे लग रहा है तो Q है वो ऐसे लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा। अब यहाँ पर भी आप वो फॉर्मूला ही लगा दो अगर आपको ऐसे देख के नहीं समझ आ रहा है तो, प्लस 2pq कोस थीटा इसका रूट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और कोस पाई होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ सॉरी कोस 0 1 होता है, कोस पाई -1 होता है,
तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, मतलब ये ऐसे आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, जिसको आप लिख सकते हो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर के इक्वल है, आर निकालने के लिए इसका रूट लोगे तो p माइनस क्यू आ जाएगा। बाकी डायरेक्शन देख के भी समझ आ ही रहा होगा कि अगर इक्वल इक्वल हो तो 0 हो जाता है, एक फोर्स ज़्यादा है तो उसकी डायरेक्शन में आएगा फोर्स रिजल्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, एक फोर्स 3 kg का है, दूसरा 4 kg का है, राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, तो क्या होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इसके इक्वल होता है 2pq कोस थीटा। अब क्या होगा, थीटा 90 है तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट r इसके इक्वल है। तो कहीं पे 90 डिग्री पे फोर्सेज हैं तो रिजल्टेंट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट और 5 आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि दो फोर्स हैं वो 180 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, उनमें ग्रेटर फोर्स है वो 50 है, जो कि और उनका रिजल्टेंट है जो दोनों फोर्सेस का वो दूसरे फोर्स के परपेंडिकुलर है, मतलब दो फोर्स है, एक स्मॉल है एक ग्रेटर है, ग्रेटर वाला 50 kg है और जो स्मॉलर वाला है वो परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट के, तो स्मॉलर फोर्स क्या होगा। अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि ये एक फोर्स है, मान लिया हमने कि P है, ये स्मॉलर वाला है, दूसरा है ये ऐसे जा रहा है, ये 50 kg है, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री और एक हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि रिजल्टेंट है वो स्मॉलर वाले से 90 डिग्री पे है, तो ये हमने रिजल्टेंट बना दिया इधर, और सॉरी ये हमें पता है कि ये वाला एंगल है, ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो अब हम वो फॉर्मूला लिख सकते हैं, tan 90 विल बी इक्वल टू 90 का एंगल P के साथ बन रहा है तो हम 50 वाले लेंगे ऊपर, 50 इंटू साइन अल्फा, अल्फा बीच का एंगल 120 है, अपॉन P प्लस 50 कोस 120, tan 90 होता है इनफाइनाइट यानी 1/0, इनफाइनाइट है मतलब इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल होगा, तो P प्लस 50 कोस 120, कोस 120 की वैल्यू होगी -1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू 0, यानी P की वैल्यू आ जाएगी 25 kg। आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट है, उनका जो रिजोल्व पार्ट होंगे उनको रिजोल्व करेंगे अगर दो कंपोनेंट्स में है तो वो किसके इक्वल होंगे। ध्यान से समझने का है ये टॉपिक। बेसिकली ये जैसे एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट किसका है, एक फोर्स ये F1 है और दूसरा फोर्स इधर है ये F2, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये वाला फोर्स। अब क्या होगा अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रही हूँ तो मैं F1 F2 दोनों का कंपोनेंट लूँ एक्स डायरेक्शन में या रिजल्टेंट का कंपोनेंट लूँ, वो दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में F1 का कंपोनेंट लूंगी, F2 का कंपोनेंट लूंगी, वो इक्वल होंगे जो रिजल्टेंट का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, यही तो रिप्रेजेंट करना है रिजल्टेंट। किसी भी डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लेंगे तो वो सेम आएंगे क्योंकि रिजल्टेंट का इफेक्ट इन फोर्सेज का कंबाइंड इफेक्ट है उसके इक्वल है। अब यहाँ पर डायरेक्शन तो सेम है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रही हूँ मैं, F1 का ले रही हूँ F2 का ले रही हूँ, डायरेक्शन तो सेम है, या तो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन का इफेक्ट आएगा। तो क्या होगा, मुझे रिजल्टेंट का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो मैं F1 और F2 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उनका अगर एल्जेब्रिक सम करती हूँ तो मुझे रिजल्टेंट का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर अरिथमेटिक सम भी एक ऑप्शन में दिया गया है। अरिथमेटिक सम क्या है कि आप प्लस माइनस को इग्नोर करके जस्ट नंबर्स को ऐड कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर तो फिर भी वाई डायरेक्शन में ये दोनों ऐसे ही होंगे, लेकिन एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करूं तो मेरा F2 का जो आएगा वो तो आएगा मेरा नेगेटिव और F1 का आएगा पॉजिटिव, तो मुझे साइंस के साथ में सम करना है तो मुझे रिजल्टेंट का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा। तो इसलिए अरिथमेटिक सम नहीं होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, साइंस को कंसिडर करके फिर ऐड करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो फोर्सेज हैं वो एक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, उनका रिजल्टेंट है 34 kg का स्क्वायर रूट। अगर वो 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट है
70 केजी बुक में लिखा हुआ है बट 7 केजी होगा, यहाँ पर ये करेक्शन करना है आपको। तो फोर्सेज क्या क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप ऑप्शंस रख के देख लो, सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो क्या p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर का रूट यही रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर आप 1 और 4 का स्क्वायर करोगे 17 केजी आएगा, 34 नहीं आ रहा। इसका करोगे 4 प्लस 9 नहीं आ रहा। इसको करोगे 3 का 9 और रूट 5 का करोगे तो 5, अगेन नहीं आ रहा। इसमें करोगे तो क्या होगा, 5 का आ जाएगा 25 और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, तो 28 ही आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस ऑप्शन को मैच कर रहे हैं। अगर 2 ऑप्शन ऐसे आ गए तो आप सेकंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करा लोगे। कैसे करोगे, यही फॉर्मूला लगाना है बस, प्लस 2pq कोस थीटा, थीटा की जगह आपको रख देना है 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस पी क्यू इंटू ये 2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा। तो अब ऑप्शंस में अगर आप चेक करो तो ये ऑप्शन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें आप निकालोगे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5, तो ये क्या 9, 25 और 8। तो इसको आप ऐड करोगे तो कुछ मिस्टेक किया गया, 3 ओके 3 का स्क्वायर 9, 9 25 और यहाँ पर ये आ रहा है 15, ये 8 लिख दिया मैं, सॉरी 15 है ना, मल्टीप्लाई करना है 15। तो इनको आप ऐड कर रहे हो ना तो 49 आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 7 केजी, तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। बट आपको सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो फर्स्ट वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉइंट है जो कि सब्जेक्टेड है नंबर ऑफ फोर्सेज से, तो ये इक्विलिब्रियम में कब होंगे, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जैसे कि ये कोई फोर्स है F1, इस तरीके से लेते हैं, ये F1 है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये F2 है। तो अगर F1 और F2 है, इनके x डायरेक्शन में कंपोनेंट हैं, जो रिजोल्व पार्ट है वो 0 के इक्वल है, y डायरेक्शन वाले भी 0 के इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट भी 0 होगा। यहाँ पे हम एक 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम XY प्लेन की बात कर रहे हैं। तो XY प्लेन में या तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है या y डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। x डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है, y डायरेक्शन में भी नहीं है, तो रिजल्टेंट भी 0 ही होगा। तो नंबर ऑफ फोर्सेज से कोई सब्जेक्टेड है कोई पॉइंट, तो वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब रिजोल्व पार्ट है उसके जो कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं, एनी 2 डायरेक्शन एट राइट एंगल आर बोथ 0, मतलब दोनों को 0 होना होगा। Fx में जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो भी 0 है, Fy की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो भी 0 है, यानी अब ये इक्विलिब्रियम में है। बी में दिया है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेज इज 0, तो ये सही नहीं है। अलजेब्रिक सम 0 होने से जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट 0 हो। 2 रिजोल्व पार्ट्स इन एनी 2 डायरेक्शन आर इक्वल, तो नंबर ऑफ फोर्सेज हैं तो हमें सारे फोर्सेज का एक डायरेक्शन में लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 की जगह 5 फोर्स भी हो सकते हैं, तो हम पांचों फोर्सेज का Fx में रिजल्टेंट निकालेंगे, मतलब Fx डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल के उनका सम करेंगे, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। algebraic sum of the moments of the forces about the point is 0, तो ये भी नहीं है, ए होगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जो फोर्सेज एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उनकी देयर लाइंस ऑफ एक्शन इन डिफरेंट प्लेन। ध्यान से देखना है, लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट प्लेन है तो कोप्लानर तो नहीं है, नॉन कोप्लानर है। एक चीज तो हमें यहाँ से पता चल गई, नॉन कोप्लानर है। दूसरा क्या हो रहा है, मीट एट वन पॉइंट, तो कॉनकरेंट तो है, तो कॉनकरेंट तो है बट नॉन कोप्लानर है। अब देखो ऑप्शंस में कौन सा है ऐसा, कोप्लानर नहीं है, नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट, ये सही है। नॉन कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट, तो नॉन करंट कॉनकरेंट तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो हम एक बार रिकॉल करते हैं। लामीज थ्योरम क्या था कि 3 फोर्सेज अगर इक्विलिब्रियम में है, सॉरी ये P है, ये Q है, ये R है, अगर ये तीनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है और ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये बीटा है और ये वाला एंगल गामा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि P अपॉन साइन अल्फा
विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। ये होती है लामीज थ्योरम। अब पूछा किस तरीके से है, फर्स्ट में दिए है 3 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बी में दिया 3 फोर्सेज एक्टिंग एट ऑन ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड द पॉइंट विल बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये स्टेटमेंट मतलब थोड़ा सही भी है, क्योंकि अगर एक पॉइंट पे सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट 0 है तो हम उनको ट्राइंगल की साइड से डिनोट कर सकते हैं। बट लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट है वो ये वाला है। सी में दिया है 3 कोप्लानर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। मतलब P इनका जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है। इट मीन्स P प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा के, तो जो क्या है फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। मतलब P है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, अदर टू जो साइड्स के हैं इनके बीच का ये जो एंगल है साइन अल्फा इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट में दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज है। ये कहता है कि फोर्स अगर एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो इनका इफेक्ट है, आगे स्टेटमेंट पूछा है ट्रांसमिसिबिलिटी का, तो लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कहीं भी हम फोर्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसका इफेक्ट है वो सेम रहेगा। ये कहता है ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल। तो सी में दिया गया है। बी में बोल रहा है डिफरेंट इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। तो मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ आपको, ये था ट्रांसमिसिबिलिटी का कि ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो मैं फोर्स को जैसे यहाँ इस ए पॉइंट पे लगाऊं, यहाँ पर लगाऊं, या फिर यहाँ की जगह मैं इसको यहाँ पर लगाऊं बी पॉइंट पर, इस तरीके से अगर लाइन ऑफ एक्शन में इस फोर्स को लगा रही हूं तो इसका इफेक्ट है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस क्या कहता है। तो ये भी हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस कहता है कि अगर एक फोर्स ये है दूसरा फोर्स ये है तो इसका जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर थर्ड साइड मिला के उसका मैग्नीट्यूड डिनोट करेगा रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को, और उसकी डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट होगी। मतलब इस तरीके से हम ले रहे थे ट्राइंगल की साइड्स, तो आइडियली तो हमें इस डायरेक्शन में थर्ड साइड आएगी, बट ट्राइंगल लॉ कहता है कि इसके अपोजिट आपको लेना है तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, तो इधर आएगा रिजल्टेंट आएगा वो। स्टेटमेंट में बात करें तो फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, their resultant will be represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। opposite order मतलब ये अपोजिट कर दिया हमने, बाकी तो ऐसा था तो इसका आइडियल ऐसा होना चाहिए था, बट ट्राइंगल लॉ कहता है कि आपको डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा। मतलब ये वाला है ये रिजल्टेंट को शो कर रहा है, तो ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट में दिया है कि एक फोर्स है उसका बॉडी पर इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पर भी करेगा, पोजीशन पे भी करेगा। ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन में अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो इफेक्ट नहीं आएगा, बट पोजीशन चेंज करें तो हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं उसको, लाइन ऑफ एक्शन के अलावा हम कहीं दूसरी जगह प्लेस कर दें तब तो इफेक्ट सेम नहीं रहेगा। तो डी होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो फोर्सेज हैं इक्वल है मैग्नीट्यूड में, राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो इनका इफेक्ट हम न्यूट्रलाइज करने के लिए एक थर्ड फोर्स लगाना है हमें अलोंग दियर बाइसेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। सबसे पहले तो देखते हैं हम इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट अगर हमें नेग्लेक्ट करना है तो इनका जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना होगा। तो एक ऐसे है दूसरा ऐसे है, तो इनका रिजल्टेंट आ रहा है ऐसे, इनके बाइसेक्टर से पास हो रहा है। बाइसेक्टर से क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है फोर्सेज का, तो यहां से ये पास हो रहा है। अब ये कह रहा है कि एक हम फोर्स लगाएंगे, उसका मतलब कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएं इसके अपोजिट डायरेक्शन में कि इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। मतलब ये जो रिजल्टेंट है ना इसके मैग्नीट्यूड जितना ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना होगा इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो डायरेक्शन तो इसने खुद ही बता दी कि ये बाइसेक्टर की डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट लगाना है, मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है। तो 90 डिग्री पे दो फोर्सेज हैं तो उनका मैग्नीट्यूड होता है p² + q² का रूट,
तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा √2t, सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक बॉडी है, उस पे ए नंबर ऑफ को प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज अगर लग रहे हैं तो क्या इफेक्ट आ सकता है बॉडी में। को प्लानर है, एक ही प्लेन में फोर्सेज है बट नॉन कॉन्करेंट है। जैसे कि यहाँ पर कोई ये ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो क्या होगा। तो डिपेंड करेगा कि फोर्सेज की डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। ये रोटेट भी कर सकते हैं विदाउट मूविंग, हो सकता है ये ट्रांसलेटरी मूवमेंट तो ना हो उसमें कुछ पोजिशनल मूवमेंट तो ना हो, बट रोटेट हो जाए, फोर्सेज हैं वो इस तरीके से हो कि रोटेशन हो जाए इसमें। और इसमें यहाँ पर एक डायरेक्शन में भी मूव हो सकती है, मूवमेंट भी हो सकता है और रोटेशन भी हो सकता है। कंप्लीटली रेस्ट पे भी रह सकती है, अगर सारे फोर्सेज इक्विलिब्रियम पे तो रेस्ट पे रहेगी। तो सारी ही पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ पर, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के लिए। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में बॉडी रहे इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए, और जो फोर्सेज हैं उन सबका मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, ट्रांसलेशनल मोमेंट तो नहीं होगा, उसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो उठ के नहीं चली जाएगी वो, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोमेंट। तो एक जगह से दूसरी जगह तो वो नहीं मूव होगी, लेकिन अगर मोमेंट जीरो नहीं है तो वो एक अपनी ही प्लेस पे रोटेट कर सकती है। तो इक्विलिब्रियम कंप्लीटली तब होगा जब रोटेशन भी नहीं अलाउड कर रहे हैं हम। तो मोमेंट्स का अलजेब्रिक सम भी जीरो है, तो डी होगा, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट में हम और थ्योरी पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों के जो भी फ्रेंड सर्किल है उसमें ये लिंक सर्कुलेट कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल आपने देखा होगा कि मैंने काफी इजी रखा है, वो इसलिए कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे, कॉन्फिडेंस भी बना रहे। धीरे धीरे फर्दर हम थोड़ा टफ क्वेश्चंस की तरफ भी मूव करेंगे। हाँ, आपके एग्जाम का जो लेवल है वहीं तक करेंगे, हम कोई गेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं सोल्व करने वाले हैं। आप लोगों का जो भी फीडबैक है इस लेक्चर के रिगार्डिंग वो जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।